गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज स्वागत है आप सबका लाइव सेशन में, जहां आज अपन कुछ एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। हाँ, थोड़े और स्टूडेंट्स आ जाएं तो मैं फिर आपके चैप्टर शुरू करता हूँ। तो ये लाइव सेशन है, अपन सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। कोरोना की वजह से 1 महीना हो गया है, तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइव चलते अब आज मैंने सोचा, कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि कुछ नया चैप्टर हो, तो मैंने पैसिव वॉइस का सेक्शन उठाया है। पैसिव वॉइस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सीजीएल के अंदर 20 नंबर का मैटर है इसका। सीपीओ के अंदर भी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके। आरपीएससी की आरएस में, एलडीसी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपन इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। शुरू करता हूं मैं इसको। तो अगर मैं शुरू करूं इसको, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव माने सक्रिय, पैसिव माने निष्क्रिय। एक्टिव माने सक्रिय और पैसिव माने निष्क्रिय। तो सक्रिय कौन और निष्क्रिय कौन, किसके बारे में बात की जा रही है? तो जब कार्य करने वाला जो डूअर है, काम करने वाला जो सब्जेक्ट है, हम हर सब्जेक्ट को डूअर और हर डूअर को सब्जेक्ट नहीं कहते, लेकिन हाँ ये है कि कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, जो डूअर है, जो कि अपना सब्जेक्ट है, अगर वो एक्टिव है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, और अगर वो एक्टिव नहीं है तो वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। इसको अलग तरीके से समझते हैं। जैसे कोई आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा आपके सामने कोई किताब फाड़ रहा है, आप बड़े मजे से उसको आराम से उसको देख रहे हो, बच्चा एक एक करके किताब फाड़े जा रहा है, आप बड़ा उसको एंजॉय कर रहे हो उसको। आप थोड़ी देर बाद आपने ये किताब देखी ना, बोले ये तो मेरी किताब थी, अब बोले मेरी किताब थी, अब तुम्हारा दिमाग बच्चे से हटके किताब के ऊपर आ गया, बच्चे से हटके किताब के ऊपर आ गया। तो उसका मतलब फोकस अब तुम्हारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया, जिसके ऊपर वो मूवमेंट हुई है। तो यहां यूं देख लेते हैं, हम लोग कहते हैं 5वें कालांश में या 5वें पीरियड में मैथ्स पढ़ाई जाती है। अब हमने ये चीज हटा दी कि टीचर पढ़ाता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल हो गया। तो जब हम हमारे कार्यों के अंदर हमारे सब्जेक्ट्स को छोड़कर ऑब्जेक्ट को फोकस करना शुरू करते हैं, तब हमारा वाक्य पैसिव वॉइस का बनता है। अगर हमारा पूरा का पूरा फोकस कार्य के ऊपर होता है तो हम उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। हम यूं नहीं कहते कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, हम कहते हैं कि ऑपरेशन हो गया। हम यूं नहीं कहते हैं कि टीचर 5th पीरियड के अंदर मैथ्स पढ़ाता है, हम यूं कहते हैं नहीं 5th क्लास में या 5th पीरियड में मैथ्स पढ़ाई जाती है। तो ये स्ट्रेस करने का तरीका है, बात करने का तरीका है कि एक्टिव का मतलब है जब हमको जरूरी है कि हम उस कार्य करने वाले सब्जेक्ट को फोकस करें, और पैसिव का मतलब है जब कोई जरूरत नहीं है, आप उस व्यक्ति को फोकस करो, आप सिर्फ अपने काम को फोकस कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। तो एक्टिव का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिसके अंदर आप आराम से अपने डूअर को फोकस कर सकते हो। पैसिव का मतलब है ऐसे कार्य जिसके अंदर आप डूअर को फोकस ना करें, अपने डीड को फोकस करें, अपने ऑब्जेक्ट को फोकस करें, अपने कार्य को फोकस करें। तो सबसे बड़ी बात चेंज करने की, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सबसे बड़ी बात जो चेंज करने की जो हमारे सामने आती है, वो आती है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर S प्लस V प्लस O, ये S इधर चला जाएगा, ये O इधर आ जाएगा। पहले हेल्पिंग ऑफ इसकी लगती थी, अब ये हेल्पिंग ऑफ इसकी लगेगी, हमेशा बी फॉर्म में लगेगी। फिर ये जो वर्ब की थर्ड वर्ब है किसी भी रूप में हो, वो थर्ड फॉर्म में इधर आ जाएगी, और लास्ट में एजेंट बाय के साथ सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। हमने ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑब्जेक्ट, ये इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, नहीं, अब ये सब्जेक्ट बन गया। हमने सब्जेक्ट को उठा के पीछे लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट बैठा, नहीं, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया।
सिर्फ हमने इसकी प्लेसमेंट चेंज की है और कुछ नहीं किया है। हमने सिर्फ इसकी प्लेसमेंट चेंज की है और कुछ भी नहीं किया है। सो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, दोनों में अंतर हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदल लेते हैं। अब जो भी नई हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा नए सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अपन ने जो वर्ब्स उठाएंगे, पहले इसके हिसाब से काम कर रही थी, अब ये इसके हिसाब से काम करेगी। और ये इंग्लिश में ग्रामर में समझने का तरीका है, समझने की बात है कि जिसके हिसाब से वर्ब काम करती है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट घूमकर आगे आया तो है, लेकिन अब ये सब्जेक्ट बन गया। वर्ब के रूप में हमेशा बी फॉर्म यूज होगी। यहाँ पे जो आप वर्ब यूज करोगे वो हमेशा बी फॉर्म में यूज करोगे, क्योंकि अब हमको यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेकर आनी है। अब आपको यहाँ पे थर्ड है और थर्ड फॉर्म बिना बी के आ नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा बी फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर एजेंट बाय अपने साथ सब्जेक्ट लेकर आएगा। सब्जेक्ट जब लेकर आएगा इसका मतलब सब्जेक्ट वाला रूप लेकर आएगा, इसका मतलब बाय एक प्रीपोजिशन होता है। एक प्रीपोजिशन होने के कारण कभी भी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा। आई के बदले मी यूज होगा, वी के बदले अस यूज होगा, यू के बदले यू आएगा, ही के बदले हिम आएगा, शी के बदले हर आएगा, दे के बदले देम आएगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, एक पैसिव वॉइस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि जब भी कभी समवन, पीपल, दे, वन, एनीवन, नो वन, नोबडी आ जाए, हम वहां से पैसिव वॉइस में बाय प्लस सब्जेक्ट को हटाना शुरू कर देते हैं। एक अच्छा स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे बताता चलूंगा मैं इसको। समवन, पीपल, दे, वन आ जाए तो आई के बदले अपन ने मी यूज कर लिया, वी के बदले अस यूज कर लिया, आगे जाके ये भी गायब हो जाएगा। यू के बदले यू यूज हो जाएगा, आगे जाके ये भी गायब हो जाएगा। तो ये लगभग अधिकांश शब्द गायब हो जाएंगे। पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है कि हमको हमारे डूअर के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमको हमारी डीड के ऊपर फोकस करना है। आगे जाके आप एग्जाम के पेपर्स का अगर चेक करते हो, देखते हो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर यहाँ से हटे हुए मिलेंगे, यानी कि बाय वाला स्ट्रक्चर लगभग हटा हुआ मिलेगा। तो एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, शानदार सी शॉर्ट ट्रिक है पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने की। अगर एक्टिव के सेक्शन में जो भी आपके पास वर्ब बैठी है, इस एक्टिव के सेक्शन में जो भी आपके पास वर्ब बैठी है, आप बिल्कुल वैसा का वैसा फॉर्मेट बी को दे दो अंदर। अगर अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अंदर बी को फर्स्ट फॉर्म दे दो, इज एम-आर। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, हमारे पास सेकंड फॉर्म आती है, तो आप पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का यानी कि पास्ट को बी को पास्ट फॉर्म दे दो, तो बी की पास्ट फॉर्म माने वाज वर्ब। इज एम-आर वाज वर्ब के साथ में हमेशा आईएनजी आता है, ठीक है। इज एम-आर को तो वहीं का वहीं छोड़ दिया, बी को आईएनजी दे दिया। हैज अ वेट के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो हैज अ वेट को तो वहीं छोड़ दिया, ये थर्ड फॉर्म थी तो बी को थर्ड फॉर्म दे दिया। मॉडल के साथ में और टू के साथ में हमेशा वर्ब की बेसिक फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मॉडल और टू को तो वहीं छोड़ दिया, बेसिक फॉर्म बी खुद उठ के आ गया। तो अब हमको यहाँ पे बी के साफ सुथरे रूप मिल गए, ये बिल्कुल साफ सुथरे रूप है। इज एम-आर प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सबसे सरल तरीका है ये। तो एक्टिव में जैसा भी हमारे पास रूप है, पैसिव में उसी वर्ब का रूप बी में कन्वर्ट कर दो। एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने इज एम-आर बना दिया, सेकंड फॉर्म थी तो वाज वर्ब बना दिया, आईएनजी फॉर्म थी तो बीइंग बना दिया, थर्ड फॉर्म थी तो बीइंग बना दिया। मॉडल के साथ यानी इंफिनिटिव वाला पार्ट था, फिनिट पार्ट था, तो हमने वहां फर्स्ट फॉर्म थी, बेसिक फॉर्म थी, हमने उसको बी के रूप में यूज कर लिया। इसको मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूं वन बाय वन। सोहन राइट्स अ पोएम, सोहन राइट्स पोएम्स। तो ये
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले तो फुल स्क्रीन ले आओ, तो समझा दूं पहले, उसके बाद उसके ओपन बड़ी स्क्रीन कर लेंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ये ऑब्जेक्ट। सोहन राइट्स पोएम्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो पोएम्स पहले आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो बी की फर्स्ट फॉर्म कहां से मिलेगी? इज़मार से। पोएम्स प्लूरल है, प्लूरल की वजह से आर हो गया। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गया, पोएम्स आर रिटन बाय, ये नाउन है, नाउन का नाउन रह गया। सोहन राइट्स पोएम्स, अर्जुन लाइक्स टी। टी लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म की वजह से बी फॉर्म के रूप में इज़मार आया। टी अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सिंगुलर आया। इज लाइक की थर्ड फॉर्म, लाइक्ड बाय अर्जुन। द कंपनी ऑफर्ड मी अ गुड जॉब, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी है और गुड जॉब भी है। लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इसको अपन इंग्लिश ग्रामर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पैसिव बनाते वक्त दोनों में से कोई भी चीज बनाया जा सकता है, किसी को भी आप लेके पैसिव वॉइस की शुरुआत कर सकते हो। अगर अपन मी से कन्वर्ट करते हैं तो ये आई से शुरू होगा, ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का मतलब वॉजवर है, तो आई के साथ यहाँ पे वॉज आएगा, आई वॉज ऑफर्ड। अब पैसिव वॉइस खत्म हो चुका है, जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट इसका ये है अ गुड जॉब, आई वॉज ऑफर्ड अ गुड जॉब, बाकी बचा बाय द कंपनी। शी प्रेजेंटेड मी अ वेरी नाइस वॉच, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं। चलो अगर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट से अगर अपन शुरू करते तो कैसे बनाते? अगर मैं इस वाक्य को अ गुड जॉब से बनाता, अ गुड जॉब, गुड जॉब के हिसाब से वॉज ऑफर्ड। अब ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट छूट गया था, हमें उसको यहां पे टू से जोड़ना पड़ता, टू मी बाय द कंपनी। अ गुड जॉब वॉज ऑफर्ड टू मी बाय द कंपनी। They will look after you. She presented me a very nice watch. She presented, इसमें भी दो हो गए वापस, एक मी आ गया और एक वेरी नाइस वॉच आ गया। मी से शुरू करके देखते हैं। I was presented a very nice watch by her। अगर इसको अ नाइस वॉच से शुरू करें, अ वेरी नाइस वॉच was presented to me by she का her। दोबारा करते हैं इसको। So write poems. The poems are written by Sohan।
Arjun likes tea. Tea is liked by Arjun. अब थर्ड सेंटेंस कहता है The company offered me a good job. A good job was offered to me by the company. इसका अगर सेकंड इसी का अगर सेकंड सेंटेंस बनाते हैं तो बनाते हैं अपन I was offered a good job by the company. Third sentence is she presented me a very nice watch. अब इसको भी अपन दो तरीके से बना सकते हैं, मी से भी शुरू कर सकते हैं और नाइस वॉच से भी शुरू कर सकते हैं. अगर मी से शुरू करेंगे तो आई से शुरू होगा. आई वॉज प्रेजेंटेड a very nice watch by her. और अगर इसको नाइस वॉच से शुरू करते हैं a very nice watch was presented to me by her. इस टाइप के सेंटेंसेस में एक बात ध्यान रखने की है कि जब भी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट और नॉन व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो हम हमेशा नॉन लिविंग वाले ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, उससे वाक्य बनाएंगे और व्यक्ति के साथ में अपन टू को यूज कर लेंगे. क्योंकि कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमारे सामने एक ऐसी एम्बिग्यूटी आ जाती है, उलझन आ जाती है, जहां पर अपन इस टाइप की बातों के अंदर उलझ जाते हैं. तो बाद में उलझे इससे सही है, हालांकि दोनों वाक्य सही हैं, लेकिन दोनों वाक्यों में से अगर दोनों वाक्य किसी एग्जाम में आ जाते हैं और एक आ जाता है कि कौन सा ज्यादा सही है, तो ये नॉन लिविंग वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो ज्यादा सही माना जाता है. ये सही है लेकिन ठीक है. अब अगर मैं कहूं he posted me a letter, उसने मुझे एक चिट्ठी पोस्ट की. A letter was posted to me by him, सही है. लेकिन अगर मैं इस वक्त को यूं शुरू करता I was posted, मुझको पोस्टिंग दी गई थी, या फिर ये अर्थ निकाला जाता कि मुझको पोस्ट कर दिया गया था, तो ये जब वाक्य कहीं रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये एम्बिगाइस बन जाते हैं, ये उलझे हुए वाक्य बन जाते हैं. तो इनसे बचना चाहिए, एम्बिग्यूटी से बचना चाहिए, यानी उलझन से बचना चाहिए कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है जहां पे एम्बिग्यूटी आ रही हो रही है तब आप उससे बचो. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कभी लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बातचीत चल रही हो तो आप हमेशा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ही प्रेफर करो, लिविंग ऑब्जेक्ट को रहने दो. नेक्स्ट वाक्य देखते हैं अपन. दे विल लुक आफ्टर यू वेल. दे विल लुक आफ्टर यू वेल. अब इसके वाक्य के अंदर क्या खास बात आई है, थोड़ी स्क्रीन बड़ी करना है एक बार. इस वाक्य में खास बात यह आई है कि इस वाले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट है, मॉडल है, लुक आफ्टर के रूप में, वर्ब के रूप में ये फ्रेजल वर्ब आ गई और लास्ट में यहां पे एडवर्ब आ गया. दे विल लुक आफ्टर यू वेल. अब ये फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर है, ये ऐसे ही रहेगा, मतलब दोनों साथ ही रहेंगे. यू
will be looked after, और ये लास्ट में आने वाला well। ये यूं भी हो सकता था, you will be well looked after, ये well उठ के यहां आ जाए। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर है और एडवर्ब ऑफ डिग्री है तो आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पा रहे हो। एडवर्ब ऑफ डिग्री को आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये कि एडवर्ब ऑफ डिग्री यहां पर यूज में होके, एडवर्ब ऑफ मैनर यहां पे यूज में होके आपके थर्ड फॉर्म के साथ में यहां पर भी यूज हो सकता है। सो इसका पैसिव वॉइस बना यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर या यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। दोनों वाक्य सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। चलो इसको लिखते हैं, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। यहां पे बाय देम की जरूरत नहीं पड़ रही है हमको, ये जो पोजीशन था हमारा ये खाली छोड़ा है अपन ने, बाय वाला पार्ट खाली छोड़ा है, जरूरत नहीं है इसको। जब भी कभी सब्जेक्ट के रूप में समवन आ जाए, पीपल आ जाए, दे आ जाए, वन आ जाए, वैक डूअर आ जाए, अनवांटेड डूअर आ जाए, आप उसको ओमिट करो, आप उसको छोड़ो, यूज मत करो उसको। यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल या फिर यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। अमर इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। अब इसके अंदर फिर एक उलझन वाली बात आई है, चलो इसकी भी स्क्रीन बड़ी करके देखते हैं एक बार। अमर इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, अमर इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, हिज क्लोथ्स आर, आईएनजी आ रहा है तो हमने यहां पे बीइंग को यूज किया, बीइंग washed by Amar, his clothes were being washed by Amar। ये सेंटेंस सही दिख रहा है लेकिन है नहीं, सही दिख रहा है लेकिन है नहीं। अमर की वजह से यहाँ पे हिज वर्ड को यूज किया गया है और हिज शब्द का प्रयोग हमने यहाँ पे नाउन के साथ हमने यहाँ पे पहले कर लिया, तो ये एक उलझन वाली स्थिति है। अमर अपने कपड़े धो रहा है जबकि यहाँ पे इसका मतलब है कि उसके कपड़ों की धुलाई अमर के द्वारा हो रही है, तो ये एक उलझन वाली स्थिति है। जब भी कभी इस नाउन के लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई पॉजेसिव आ जाए तो पैसिव वॉइस में उसको छोड़ो, उसको ओमिट करो, हटाओ उसको वहां से और उसके बदले यहाँ पे आर्टिकल द को यूज करो, क्योंकि द भी डेफिनेट के रूप में काम करता है जो कि वहां पे पॉजेसिव का काम करता है। अगर मैं कहूं कि आई एम इन द रूम तो उसका मतलब है कि आई एम इन माई रूम, दोनों एक ही बात है। सो यहां का जो सेंटेंस बनेगा इसके बदले द हो जाएगा, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय अमर। चलो लिखते हैं इसको, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय अमर।